स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप विभूतियों को अपने विश्वविद्यालय प्रांगण में उपस्थित पाकर हम सभी अत्यंत अनुग्रही एवं तृप्त महसूस करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन एवं माननीय कुलाधिपति महोदय उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा श्री योगी आदित्यनाथ जी के स्वागतार्थ अपने माननीय कुलपति जी से आग्रह करती हूँ कि वह महोदय का पुष्पगुच्छ देकर औपचारिक स्वागत करें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वे उत्तर प्रदेश शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत करें। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वे मयंकेश्वर शरण सिंह जी माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन का स्वागत करें। माननीय कुलपति महोदय से आग्रह है कि वे श्री रामशंकर कठेरिया जी माननीय सांसद इटावा का स्वागत करें। मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करती हूँ कि वे श्रीमती सरिता भदौरिया जी माननीय विधायक इटावा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वे श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का स्वागत करें। सभी को पुनः नमस्कार। मैं डॉक्टर मुनीबा अली एवं मैं प्रणय तिवारी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन एवं माननीय कुलाधिपति महोदय उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उनके कर कमलों द्वारा लोकार्पित 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ यह प्रगतिशील विश्वविद्यालय ग्रामीण जनता की स्वास्थ्य सेवा में और अधिक तत्पर हो जाएगा। नवनिर्मित 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कार्य परियोजना से जनता, विद्यार्थीगण एवं चिकित्सकीय व गैर चिकित्सकीय कार्मिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। हम उत्तर प्रदेश के नागरिक तथा उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के अंग होने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ के रूप में मैं माननीय कुलपति महोदय उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी को मंच पर स्वागत संभाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। मेरा मानना है आज का ये शुभ दिन चिकित्सा के क्षेत्र में आने वाले
सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकेगा। महोदय, ये विश्वविद्यालय वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित हुआ। उसके पश्चात 2016 में विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। आज जिस हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है वो करीब 490 करोड़ की परियोजना थी। उसमें 528 बेड मरीजों की सेवाओं के लिए बने हैं, 192 बेड आईसीयू हैं, करीबन 13 मॉड्यूलर ओटीज हैं और कुल 16 बेड इसमें क्रियाशील होंगे, 16 डिपार्टमेंट इसमें क्रियाशील होंगे। विभिन्न डिपार्टमेंट जैसे कार्डियक साइंस, न्यूरो साइंस, रीनल साइंस, गैस्ट्रिक साइंस, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, पल्मोनरी मेडिसिन इत्यादि इत्यादि, ये सभी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स जिनकी स्थापना और उनका कार्य शुरू होने जा रहा है। महोदय, वर्तमान समय में इस चिकित्सा विश्वविद्यालय में 8 संकाय, 40 से अधिक विभाग चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, मरीजों की सेवा और विशिष्ट स्तरीय अनुसंधान हेतु समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। विगत वर्ष में विश्वविद्यालय के चिकित्सक के द्वारा लगभग 6 लाख मरीजों का ओपीटी के द्वारा समुचित स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा चुका है। इसके साथ ही 60,000 से अधिक मरीज का आईपीडी बेसिस पर भर्ती कर भी इलाज हुआ है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी जो लैब्स हैं वो NABL एक्रेडिट हैं और जो अपने लिए एक गुणवत्ता का प्रमाणीकरण है। हमारे ब्लड बैंक ने सन 2023 में करीब 11,000 डोनेशंस प्राप्त किए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा करीब 4,000 से ज़्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रकाशित किए गए हैं और 20 से अधिक पेटेंट हैं जिनको की मान्यता मिली हुई है। मैं आशा करता हूँ, अगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा ही इस यूनिवर्सिटी को मिलता रहेगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ मैं पुनः समस्त अतिथियों का इस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे सभा को संबोधित करने की कृपा करें। सैफई आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान में आज ये 528 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, उसके लोकार्पण के अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वचन देने के लिए पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदित्य योगी आदित्यनाथ जी, इस अवसर पर पधारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, इटावा से सांसद आदरणीय रमाशंकर कटेरिया जी, विधायक आदरणीय सरिता भदौरिया जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव महोदय, इस विश्वविद्यालय के वीसी साहब, सभी हमारे संकाय सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव,
इस विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं इस मौके पे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगा। अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस मौके में केवल एक चीज़ खासकर वीसी साहब से मैं आग्रह करूंगा, जो डिटेल देखा अभी, बाकी सब आपने बताया भी। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। जो आपने पेपर्स दिए उसके अनुसार पिछले 3 वर्षों में 6,73,13,628 रुपए का योगदान आपके इस संस्थान ने दिया है। एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 2,25,00,000 रुपए का आयुष्मान में लोगों को लाभ मिला है। मेरा आग्रह रहेगा कि इसको थोड़ा हम लोग बढ़ाएं। आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे पहले नंबर पे है आयुष्मान कार्ड बनाने में। हम लोगों ने 5 करोड़ कार्ड हम लोग बना चुके हैं आज तक, आयुष्मान कार्ड। ये एक रिकॉर्ड है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा। और जिस तरह का ये एक स्पेशलिस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके आधार पे मैं जो रकम आप लोगों ने इसमें खर्चा की है, मुझे लगता है वो बहुत कम है। इसको कम से कम 10 गुना आप बढ़ावें, यही मेरा आग्रह है आपसे। और मैं इसी के साथ आप सबको एक बार फिर बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं उत्तर प्रदेश शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे मंच से सभा को संबोधित करें और हमें तृप्त करें। भारत माता के, भारत माता के। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लोकार्पण एवं नवनियुक्त कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथ राज्य मंत्री जिनका उद्बोधन हम सब अभी सुन रहे थे, बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय मंकेश्वर शरण सिंह जी, इटावा के लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे मित्र आदरणीय रमाशंकर कठेरिया जी, इटावा सदर की लोकप्रिय विधायक बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय सरिता भदौरिया जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा आदरणीय पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय संजीव राजपूत जी, उपस्थित सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स, भाइयों तथा बहनों, हमारे पूर्व सांसद साक्य जी, उपस्थित सभी हमारे स्टूडेंट्स, पत्रकार मित्रों, सैफई के आयुर्विज्ञान संस्थान में 500 बेड के नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के भवन का आज उद्घाटन हो रहा है। इस भवन को देखने के लिए विगत लगभग 8 माह पूर्व हम स्वयं आए थे। निर्माण एजेंसी से, वाइस चांसलर महोदय से हम लोगों ने फिजिकल विजिट करके कहा था समय सीमा में इस कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। और मुझे बताने में प्रसन्नता है कि भवन बनकर के तैयार है। ये केवल सैफई इटावा नहीं, आसपास के कई जनपदों के लिए बड़ा
सौभाग्य का विषय है कि मरीजों को अब कानपुर और आगरा की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, उनको इटावा में ही सफेई में भी उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सुपर स्पेशलिटी मिल पाएगी। इसलिए मैं पूरे इटावा जनपद को, आसपास के जनपदों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। 500 बेड का अस्पताल है और लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और यहां सभी टर्सरी केयर की वो सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिसके लिए हमें बड़े जिलों के चक्कर लगाने पड़ते थे, कानपुर, आगरा की तरफ, दिल्ली की तरफ जाना पड़ता था। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में चिकित्सा विभाग और उत्तर प्रदेश में खासकर चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम सभी 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। मुझे बताने में प्रसन्नता है 2017 से पहले हालात क्या थे किसी से छुपा नहीं है। आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में है, 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में है। 16 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर शीघ्र ही बनकर के तैयार हो जाएंगे, अभी कार्यवाही प्रचलित है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो लायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से भारत सरकार से आशीर्वाद लेकर, मदद लेकर विभिन्न जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज कराए जाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। 14 ऐसे नए मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आप देखते हैं क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट सामने बैठे हैं, 2017 से पहले एमबीबीएस की सीटों को उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है। पहले सीटें 4000 के लगभग थी, आज 8000 से अधिक सीटें एमबीबीएस के हमारे पास है। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों को भी हमने दोगुना करने में सफलता हासिल की है मात्र इन वर्षों में। और इसके अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल उत्तर प्रदेश ने की है। पहले आप जानते हैं नर्सिंग कॉलेज किसी को भी मान्यता मिल जाता था, हमारी बच्चे को पर्याप्त फैकल्टी मेंबर्स नहीं मिलते थे पढ़ाई के लिए। हमने गुणवत्ता मानक तय करने के लिए मिशन निरामया को लॉन्च किया और उत्तर प्रदेश के अभिनव प्रयोग को पूरे भारत में भारत सरकार प्रयोग में लाने के लिए काम कर रही है। मिशन निरामया के माध्यम से हम जो हमारे नर्सिंग कॉलेजेज हैं, हमने उनकी ग्रेडिंग की है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से हमने समझौता किया है। सभी नर्सिंग कॉलेजों की ग्रेडिंग है, विद्यार्थी को पता है कि किस स्तर के विद्यालय में वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ABCD 4 प्रकार के नर्सिंग कॉलेजेज हमारे पास उत्तर प्रदेश में है। हमने एक पत्रिका प्रकाशित की, उसमें नाम और उनका जो क्लासिफिकेशन है दर्ज है। बच्चे को पता होना चाहिए किस स्तर के विद्यालय में पढ़ रहा है। दूसरी बात, नर्सिंग कॉलेजेज में आपस में प्रतियोगिता भी है कि C से निकल करके वो B में जाए, D वाला C में आए और A वाला अपनी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लगातार काम करता रहे। इसके अलावा जो पैरामेडिकल कॉलेजेज हैं उनकी भी गुणवत्ता को हमने बेहतर से बेहतर बनाए जाने के लिए काम किया है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले बुलंदशहर में नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। अभी वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग वाराणसी में उपस्थित थे। तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसके अलावा हम सब जानते हैं, जैसा कि अभी राज्य मंत्री जी कह रहे थे, आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जो गरीबों को निःशुल्क इलाज हर जगह व्यवस्थित ढंग से देने का काम करती है। अब किसी गरीब के कहने नहीं बिकते। हमें अच्छी तरह याद है कि किसी को अगर हार्ट अटैक, किडनी, लीवर कोई गंभीर बीमारी हो जाए, सबसे पहले गरीब किसान के, माँ के, बेटी के गहने बिकते थे, फिर घर बिकता, फिर खेती बिकती थी। माननीय मोदी जी ने 5 लाख तक का निःशुल्क गारंटी देकर के दुनिया की सबसे बड़ी योजना उत्तर भारत में लागू की और उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर है। 5 करोड़ हमारे पास, 5 करोड़ से अधिक हमारे पास आयुष्मान कार्ड धारक लोग हैं और हमको जो टारगेट 7 करोड़ का बनाना है, हम शीघ्र ही उसको प्राप्त करने वाले हैं। हम सब जानते हैं इस हॉस्पिटल के पूरा होने के बाद और व्यवस्थित हम कर पाएंगे, चिकित्सा व्यवस्था लोगों को दे पाएंगे। हम वाइस चांसलर महोदय से कहेंगे कि समय सीमा में शीघ्र ही वहां पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि भवन के लोकार्पण के लिए अपना बहुमूल्य समय देकर विभाग को आपने उपकृत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम को अग्रिम दिशा देते हुए मैं मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वह उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में नवनियुक्त कार्मिकों को अपने कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से श्री अमर पांडे, टेक्निकल असिस्टेंट कार्डियोलॉजी। श्री आदिल अयूब, टेक्निकल असिस्टेंट कार्डियोलॉजी, जम्मू कश्मीर, कुलगाम से। सीतापुर उत्तर प्रदेश से कुमारी उत्कर्षिनी, डाइटिशियन। रोहतक हरियाणा से श्री भूपेश मलिक, ओटी असिस्टेंट। भुवनेश्वर उड़ीसा से श्री मनीष चौधरी, ओटी असिस्टेंट। दिल्ली से श्रीमती कृति त्यागी, डायलिसिस टेक्नीशियन। दिल्ली से मोहम्मद उवैस, डायलिसिस टेक्नीशियन। जयपुर राजस्थान से श्री राकेश कुमार जाट, ओटी टेक्नीशियन। इटावा उत्तर प्रदेश से कुमारी विंध्या, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। अंततः उन्नाव उत्तर प्रदेश से कुमारी अपराजिता तिवारी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके पावन हस्त से नियुक्ति पत्र की गरिमा और अधिक बढ़ गई है। इसी क्रम में मैं सृजनात्मक विचारधारा की धनी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन एवं माननीय कुलाधिपति महोदय उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण हेतु आमंत्रित करती हूँ। साथ ही जनपद इटावा की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास, जिनकी कुल लागत 112.59 करोड़ एवं 24 परियोजनाओं का लोकार्पण कुल लागत 34.66 करोड़ करने हेतु भी आग्रह करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि सभी सरकारी कार्यालय में अच्छी कार्य संस्कृति विकसित हो तथा सुशासन की परंपरा बढ़े। इसी क्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के प्रतिरूप की गुणवत्ता के लिए ISO 9001-215 प्रमाण पत्र को कलेक्ट्रेट इटावा को दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सविनम्र अनुरोध करती हूं कि जिलाधिकारी श्री अवनीश राय जी को ये प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति उत्तर प्रदेश शासन के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के इस मंच को तृप्त करते हुए हम सभी को अपने आशीर्वचन की वर्षा से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के नवनियुक्त कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण
और 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही जनपद इटावा की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय सांसद इटावा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, माननीय विधायक इटावा श्रीमती सरिता भदौरिया जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, कुलपति उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से भाई प्रोफेसर प्रभात कुमार सिंह जी, पूर्व सांसद श्री रघुराज सिंह साख्य जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव राजपूत जी, विश्वविद्यालय के सभी हमारे वरिष्ठ आचार्यगण, विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, मैं विश्वविद्यालय को 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी इस हॉस्पिटल के आज लोकार्पित होने के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही साथ इटावा और आसपास के जिन जनपदों के लोग इन सुविधाओं का लाभ लेंगे उन सबको भी मैं इस अवसर पर बधाई देते हुए सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। एक हॉस्पिटल या एक संस्थान कैसे ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था को भी आमूलचूल परिवर्तन करने में योगदान दे सकता है, यह आज प्रदेश के अलग अलग जनपदों में ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप मेडिकल कॉलेजेस उसके उदाहरण हैं। आपने देखा होगा कि 2017 तक 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी में बन पाए थे और आज उत्तर प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज बनकर के गवर्नमेंट सेक्टर में 45 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 20 में बनने की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में हैं और जो 14 बाकी जनपद बचे हुए हैं उन जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जिसको उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में लिया, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस देश के अंदर या देश आजादी के बाद 1947 से लेकर के 98-99 तक केवल एक एम्स के भरोसे चल रहा था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के अंदर 6 नए एम्स दिए, इनकी संख्या कुल 7 हो पाई थी, लेकिन मोदी जी ने अपने समय में एम्स की संख्या को बढ़ा करके आज 22 कर दी है। 22 नए एम्स आज देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हैं और मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को इस बात के लिए हृदय से श्रद्धांजलि दूंगा कि उन्होंने अपने गांव में इस आयुर्विज्ञान संस्थान को स्थापित किया। वास्तव में
आप मुझे बताइए, अगर ये विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय यहां नहीं बनता तो क्या पूरा लघु भारत के दर्शन यहां पे हो पाते? अभी मैं देख रहा था, नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा था, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई उड़ीसा से है, कोई इटावा से है, कोई उन्नाव से है, कोई सीतापुर से है, कोई लखनऊ से है। और आप में भी जितने छात्र छात्राएं हैं, पहले लोग सेफाई और इटावा के नाम से ही डरते थे। लेकिन जब पूरा लघु भारत यहां पे आया तो लघु भारत के कारण लोगों का इंटरेक्शन, एक संवाद, बहुत बार इस संवादहीनता के कारण ही संघर्ष होता है, गलतफहमी होती है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ही होती है कानाफूसी करने की। वे करते कुछ नहीं है, वे केवल कानाफूसी से ही अपना पूरा जीवन काट लेते हैं। और अपना जीवन तो काटते ही, दूसरे के जीवन में भी ब्रेकर बनते हैं। लेकिन आज आपने देखा होगा कि पूरे देश से छात्र भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, और साथ ही साथ यहां पर कार्मिक भी, मेडिकल की फैकल्टी भी है, स्टूडेंट भी हैं, यहाँ के कार्मिक भी हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों से आकर के यहाँ पे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, और नजदीक से समझने जानने का अवसर मिल रहा है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की सृजन की भी संभावनाएं इससे बढ़ती हैं, और सचमुच एक अच्छी सोच है। इस अवसर पर आयुर्विज्ञान संस्थान तेजी के साथ अपना कार्य आगे बढ़ा रहा है। वास्तव में आज की आवश्यकता है, और मुझे प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्र के इस आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ समय से सरकार के स्तर पर दिए गए प्रयासों का परिणाम आज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक यहां पे अच्छे ढंग से क्रियाशील हो चुका है और होने की ओर अग्रसर भी है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास पुराने 7 मेडिकल कॉलेजेस थे। उन 7 मेडिकल कॉलेजेस में सामान्य मेडिकल कॉलेज चलता था, यूजी पीजी की क्लासेस चलती थी, सुपर स्पेशलिटी का कोई भी इस प्रकार का ब्लॉक नहीं था। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इन 7 के लिए सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक स्वीकृत किए। इसमें गोरखपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, प्रयागराज, झांसी, इन सभी जनपदों में सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक बने। आज वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट को वहीं पे लोकल स्तर पर ही वे सुविधाएं प्राप्त होती हैं, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होती हैं, कार्डियो का हो, न्यूरो का हो, नेफ्रो का हो, ऑन्कोलॉजी का हो, ये सभी सुविधाएं उनको वहां पे प्राप्त होने लगती है। तो एक जगह भीड़ होने से बचती है। देश के अंदर अलग अलग कोने में एम्स की स्थापना के पीछे भी प्रधानमंत्री मोदी जी की यही मंशा है कि ये देश के अंदर स्थानीय स्तर पर लोगों को सुविधा प्राप्त हो, और साथ ही साथ उसको फैसिलिटेट करने का काम भी पहली बार हो पाया। आपने देखा होगा कि अब पिक एंड चूज नहीं होता है, ये मेरा है, ये पराया है, ये भी नहीं होता है। एक सभ्य समाज में मेरा और तेरा का भाव यह उसको कलंकित करता है, अपमानित करता है। एक सभ्य समाज का सबसे बड़ा विकास का रोड़ा है ये। सबके लिए काम होना चाहिए, और मोदी जी ने आने के पहले ही नारा दे दिया था, सबका साथ और सबका विकास। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत की योजना भी उसका एक उदाहरण है। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ देने की कार्रवाई।
उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों के ये आयुष्मान के कार्ड बनने हैं और उसमें से 5 करोड़ लोगों ने अब तक अपने कार्ड बना लिए हैं। शेष को बनाने की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी ये चीजें दिखती हैं और लोग कितनी तेजी के साथ उसका लाभ ले रहे हैं। मैं तो देख रहा था कि अगर सेफई के इस ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने 6 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत में लाभ दिया है लोगों को, तो शहरी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा इसका लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा लोगों को रहता है कि मैं पैसा बचा के रखूंगा तो ये बाद में काम आएगा। उसको मालूम नहीं कि हर बार ये पैसा 5-5 लाख रुपए की सुविधा उसको हर साल मिलनी है, उसमें कोई समस्या नहीं। अगर 5 लाख खर्च हो जाता है वे फिर से आवेदन करें, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा उनको दिला देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। उपचार के लिए पैसे की कमी नहीं है। आज 108 और 102 के रिस्पांस टाइम को स्वास्थ्य विभाग ने कम कर दिया। जो पहले आधा घंटा 45 मिनट लगता था और पेशेंट के लिए जो गोल्डन आवर होता था वो चूक जाता था। समय पे कार्डियक वैन नहीं थी। मुझे याद है भारत सरकार 2014 में कार्डियक वैन उपलब्ध कराना चाहती थी हर जनपद को, हर राज्य को। उत्तर प्रदेश ने नहीं लिया उन्होंने। हम लोग 17 में आए तो मुझे जानकारी मिली कि भारत सरकार प्रदेश को 150 कार्डियक वैन उपलब्ध कराना चाहती है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस उपलब्ध कराना चाहती है। मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री से कहा, मैंने कहा ये काम करो, तुरंत प्रस्ताव लेके जाओ। और 150 एक महीने के अंदर 150 हमें एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस मिली। हर जनपद को हमने 2-2 दे दी। फिर हमने और आवेदन किया, फिर 100 और मिल गई। आज आप देखते होंगे हर जनपद में जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस 4-5 हर जनपद में मौजूद है। आप सोचिए, आप तो डॉक्टर हैं, आप इसकी कीमत को, इसके मायने को समझ सकते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या कार्डियक अरेस्ट किसी को हुआ है, उसका पहले घंटे की कीमत क्या होती है, गोल्डन आवर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। और उस समय आज मुझे प्रसन्नता है, जिस राज्य में केवल 4-5-6 ही ये इस प्रकार की कार्डियक वैन थी, आज उस राज्य में हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में ये सुविधा उपलब्ध है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। मैंने जब पहले वर्ष ही इसके आंकड़े देखे, मैंने कहा क्या लाभ इससे हुआ है। हजारों लोगों की जान को बचाने में इससे मदद मिली थी, हजारों लोगों की जान को बचाने में। 108 और 102 के रिस्पांस टाइम को कम किया गया। पता लगा 45 मिनट के बाद आ रहा है, आधे घंटे के बाद आ रही, उसको कम करके 9 से 10 मिनट के अंदर करने का प्रयास हुआ है कि इतनी देर के अंदर। और फिर राज्य मुख्यालय से ही उसकी मॉनिटरिंग होती है, एक जगह में बैठ करके ही पता लग जाएगा कौन सी एम्बुलेंस कहां पर है। ऐसा नहीं कि वो इटावा से उसे सेफई में आना है और वो पता लगा कानपुर की तरफ भाग रहा है। मॉनिटर हो जाएगा, एक जगह से बैठ करके आप मॉनिटर कर सकते हैं, वहीं से उसको मैसेज भेज सकते हैं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। पता लगा एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बहाने हॉस्पिटल न जाकर के कोई और ही काम में व्यस्त है, तो उन कार्यों से भी उसको मुक्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया और आज उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। हर जिले में डायलिसिस की सुविधा 75 के 75 जनपदों में आज उत्तर प्रदेश वासियों के लिए फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी आज स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। यानी इतनी सुविधा कॉमन मैन को कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली है। और इसका सर्वाधिक लाभ पेशेंट को तो होता ही है, लेकिन आप सबको भी इसका लाभ होता है, क्योंकि आपको एक डॉक्टर को, जैसे एक पिता को इस बात पर खुशी होती है उसका पुत्र सफलता की नई मंजिल चढ़ रहा है, एक गुरु को इस बात पे सब अच्छी खुशी होती है, उसको आत्मिक संतुष्ट होता है कि उसका शिष्य अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे एक डॉक्टर इस बात से संतुष्ट होता है
कि उसने जिस पेशेंट का उपचार प्रारंभ किया है उसके रिजल्ट बेहतर आए हैं, अच्छी दिशा में स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो सरकार के द्वारा जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, इसका सर्वाधिक लाभ पेशेंट के साथ साथ आपको भी प्राप्त हो रहा है। यह ग्रामीण क्षेत्र का एक आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भेद नहीं करती। मुझे याद है पिछली सरकारों ने इस आयुर्विज्ञान संस्थान को नारियल फोड़ करके शुरू तो कर दिया था, लेकिन काम के लिए पैसा नहीं दिया था, टोकन मनी दिया था। टोकन मनी में 1 लाख रुपया दिया जाता था। बताओ 500 करोड़ जहां लगना वहां 1 लाख से काम होता है क्या? तो ऐसे ही होता। फिर तो हम भी बोलते हुए डॉक्टर से सबसे कहते हुए काम करते हैं कि आपको टोकन मनी वेतन के रूप में देते हैं, आप जो है बाद में कभी ले लेना, जब हम नहीं रहेंगे तब बाद में ले लेना। क्या ऐसे काम चलेगा? लेकिन हम लोग आए, मैं पिछली बार यहाँ पे कोरोना कालखंड में आया था, मैं देख रहा था यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधिगण थे, सांसद विधायक दोनों लोग यहाँ मौजूद थे। इन लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पे जो है सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बनना चाहिए। मैंने यहाँ का विजिट किया था। यहाँ पे कोरोना कालखंड में पेशेंट को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर यहाँ के चिकित्सक कर रहे थे, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के स्टूडेंट कर रहे थे। मैं लखनऊ गया, बैठक लेकर के हमने कहा भी तत्काल पैसा उपलब्ध कराओ, और मुझे प्रसन्नता है एक समय सीमा के अंदर आज ये बन करके तैयार हो गया है। 500 करोड़ रुपए एक सुपर स्पेशलिटी के पूरे ब्लॉक को बनने में खड़ा हुआ है, लगा है। इस सरकार इस सुविधा को उपलब्ध करवा सकती है, सरकार फैसिलिटेट कर सकती है, सरकार सुविधा उपलब्ध करा सकती है, संस्थान बनाने में योगदान दे सकती है, आधुनिक सुविधाएं दे सकती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण मायने रखता है स्वास्थ्य क्षेत्र में वह आपका व्यवहार, एक पेशेंट का मरीज के प्रति व्यवहार। याद रखना, कोई मरीज वह ऐसे वातावरण से आपके पास आता है जहां पे किसी को भी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होती, एक आशंका होती है, व्यक्ति सशंकित रहता है, पता नहीं क्या है, कैसे है। जैसे आप लोग हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं देख रहा था जो यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे थे कार्मिक, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई भय नहीं था, इटावा का भय नहीं था, आज सिपाही का भी भय नहीं था। तो एक समय मुझे याद है 1996-97 की घटना है, मैं जयपुर से आगरा आना था, मुझे रात्रि हो गई मुझे आगरा में, तो मुझे रात्रि में पुलिस ने कहा कि आप रात्रि में यहां से कानपुर मत जाइए। मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे बोला गया कि आप कानपुर होते मत, बीच में जो रास्ता है कोई घटना घटित हो सकती है। अरे हमने कहा कौन घटना घटित होनी है, और मेरे साथ तो 2-4 साधु ही लोग थे। मैंने कहा मेरे साथ कौन घटना होनी है? कहा नहीं साहब रात्रि को मत जाइए, आप एक काम करना, जब सुबह आराम से जाइए, रात्रि को आप यहीं रुकिए। तो मुझे रात्रि को वहां रुकना पड़ा था, आगरा में रुकना पड़ा था। और आज आप देख रहे होंगे कि आगरा के सांसद यहाँ के सांसद हैं। यानी जब आप यहाँ पे आए, आज देखिए कोई संकोच नहीं, आपने यहाँ के वातावरण को देखा, आज आप यहाँ पे रमे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों की सेवाएं दे रहे हैं। आपके व्यवहार को जब यहाँ का स्थानीय नागरिक देखेगा तो उसके व्यवहार में भी और भी अच्छा परिवर्तन होगा। देख करके लोग सीखते हैं, जानते हैं। आपको उनकी अच्छी चीजों को अपनी ओर अपने साथ ले जाना है, और वे आपकी अच्छी चीजों को वे लोग भी अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। ऐसे में ही एक व्यवस्था आगे बढ़ती है, और देश के विकास के संकल्प को तब हम आगे बढ़ा पाएंगे। पेशेंट जब आता है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, एक आशंका होती है पता नहीं क्या बीमारी हो गई, और उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक साइकोलॉजिकल क्या होता है। कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो जो देखने वाले जाते हैं सबसे पहले अरे
अरे भैया तो बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, तो जो है अब बहुत बीमार लगता है। नहीं, मुझे आश्चर्य होता है कि आप उसको ठीक करने के लिए जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अगर देखने वाला पहले जाकर के बोलेगा अरे भैया तुम बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा लगता नहीं कि तुम बीमार हो, काहे चिंता कर रहे हो, आप देखना उसकी आधी बीमारी वैसे दूर हो जाएगी। ऐसे ही चिकित्सक, याद रखना बीमारी मनोकायिक तो होती ही है, यानी शारीरिक और अंतःकरण की व्याधियों से तो है ही, लेकिन उसमें मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। व्यक्ति जब ये मान लेता है मैं बीमार हूं तो अवश्य बीमार हो जाता है। जब वो मान लेता है कि मैं बीमार नहीं हूं तो बीमार भी सरपट दौड़ पड़ता है। आपके पास जब कोई पेशेंट आता है, आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। अगर आप उसको कहते हैं कि भाई तुम तो जो है बहुत बीमार हो, तुम्हारा उपचार होना कठिन होगा, तो ये मान के चलिए कि आपने उसको और बीमार कर दिया। कितना उपचार उसको करेंगे, कितनी दवा देंगे, समय पे ठीक नहीं होगा। और इसलिए कभी कभी डॉक्टर भी बोल देते हैं भैया तो अब दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ। लेकिन आते ही बीमार से बीमार व्यक्ति को अगर आप पहले दिन कह देंगे कि भाई तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, तो सामान्य चीज है भाई, थोड़ा बस ये सावधानी बरत लो, ठीक हो जाओगे, तो मान लेता कि अब मुझे कोई बीमारी नहीं भाई, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। मुझे याद है मेरे गुरुजी 90 साल के थे, कभी अस्वस्थ होते थे तो मैं उनको मेदांता में लेके जाता था दिल्ली, गुड़गांव में। तो जब तक डॉक्टर देखता था तो डॉक्टर ने देख लिया तो डॉक्टर ने कह दिया आप तो बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद अपनी छड़ी उठा के मुझसे कहते चलो भैया चला जाए। मैं कहता आप बीमार हैं कुछ रुक जाइए। कहा अरे डॉक्टर ने कह दिया आप ठीक हो, कोई बीमारी नहीं है। मैं कहता देखिए कितना असर होता है 90 साल की उम्र में। बट डॉक्टर ये कहे कि भाई आप तो एकदम ठीक हैं, वो तुरंत अपनी छड़ी उठाते थे, कहते भाई चलो चला जाए, अब गोरखपुर वापस चलते हैं। मैं कहता था नहीं कुछ देर रुक जाइए, 1-2 दिन रुक जाइए, जब आए हैं तो 2-3 दिन आराम कर लीजिए यहाँ पे। कहते नहीं अब तो डॉक्टर बोल चुके हैं। कितना मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है वह आपको देखना होगा। पेशेंट के साथ आपका व्यवहार बहुत सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। हमें उसकी पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा, उसके पारिवारिक स्थिति को देखना पड़ेगा, और हमारा व्यवहार उसमें बहुत मायने उसके लिए रखता है। एक अच्छा डॉक्टर बनने की सबसे पहली कला यही है, हम उसकी समस्या को समझें, न कि अपनी समस्या को उस पर ला दें, और उसकी समस्या के समाधान का रास्ता अपने व्यवहार के माध्यम से निकालें। एक दूसरा, हम केवल एक चिकित्सक के रूप में सामान्य उपचार के लिए ही कार्य करते हैं। याद रखना हर पेशेंट आपके लिए एक प्रयोगशाला भी है। उसके लक्षण को जानना। मुझे याद है मेरे एक सहयोगी संत थे, 2007-8 की घटना है। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भी तुम कहाँ हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो लखनऊ में उपचार करा रहा हूं। मैंने कहा क्या हो गया? कहा मैं बीमार हूं। तो मैंने कहा मैं ट्रेन से दिल्ली जा रहा हूं, चलो तुम मेरे साथ चलोगे, दिल्ली दिखा देते हैं, चलिए एम्स में। मैं सांसद था उस समय। तो उसने कहा मैं तो एडमिट हूं। तो मैंने कहा एक काम करो, स्टेशन रेलवे स्टेशन पे आ जाना, मैं तुम्हारा भी रिजर्वेशन करा दे रहा हूं, मेरे साथ दिल्ली चले चलो। अच्छा, मैं समझा कि एक सामान्य बीमार होगा। तो रात्रि को ट्रेन जैसे ही पहुंची 10 बजे स्टेशन, लखनऊ स्टेशन पे, तो 4 लोग उसको टांग करके ले गए। मैंने कहा मैंने कहां से बवाल ले लिया? अब 4 लोग तो हैं, मैंने 2 ही सीट रिजर्व करा रखी है। तो मैंने उनको खैर किसी प्रकार से बुलाया, टीटी को बुलाया, मैंने कहा 2 और सीट कराओ भी किसी प्रकार से।
रेलवे स्टेशन पे दिल्ली एम्बुलेंस मंगवाई। एम्बुलेंस मंगाने के बाद फिर वहां पे उनके उपचार के एम्स में लेके गया। प्रोफेसर दबे वहां पे डायरेक्टर थे एम्स के। मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब जो है एक पेशेंट हम भेज रहे हैं। फिर मेरे मन में भी आया कि मैं भी चलता हूँ। मैं भी वहां गया, देखा मैंने। तब तक प्रोफेसर दबे ने अपने चैम्बर में ही उनको बुलाया। तो पेशेंट के लक्षण को देखते हुए ही उन्होंने कहा इनको कोई बीमारी थोड़ा है। अरे हमने कहा इसको 4 लोग टांग के ला रहे हैं, आप कह रहे हैं बीमारी नहीं है। कहा नहीं कोई बीमारी है, सब अब इन्होंने स्वयं पाला हुआ है। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा इनको बोलो जी कि क्या कहते हैं, इनको बोलो समय पे जगह करें, समय पे भोजन किया करें, समय पे सब नियमित दिनचर्या अपनाएं, कोई समस्या नहीं है इनको। और उन्होंने उनकी बेल्ट लगी हुई थी पीछे, उन्होंने कहा सब बेल्ट को उतार करके उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। कहा सब, वो कहते हैं मैंने 6000 रुपये में खर्च किए इसके लिए। वो कहते तो ये 6000 तुम्हारी पूरी बॉडी को खराब कर देगा, इसको फेंक दो। उन्होंने फेंक दिया। उन्होंने कहा इनको लेके जाइए, कोई बीमारी नहीं है, और इनको केवल एक मैं दवा दे रहा हूं, जब पेन हो तभी देना, मत बाकी मत दिलवाना। जब एक थोड़ा भी इनको रिलीफ हो, इनको थोड़ा योगासन सिखा दीजिए। समय पे जगें, समय पे सोएं, नियमित दिनचर्या जीवन जिए, कोई बीमारी नहीं होगी। और मैं देख के ताजुब कर रहा था, 1 महीने के बाद वही व्यक्ति मेरे पास अपने पैरों से चलते हुए आया और कहने साहब मुझे कोई बीमारी नहीं है। आप देखिए, एक डॉक्टर केवल देख के बोल रहा है, और नहीं तो वो पता नहीं कितने हजार रुपए वो खर्च कर चुके थे। हमें अनुभव एक एक चीज को बाकायदा, आपके पास पीएचडी जब किसी पेशेंट की बनती है तो आपके लिए स्टडी का माध्यम बनना चाहिए। स्टडी करिए, अपना स्टडी पेपर तैयार करिए, रिसर्च पेपर उससे तैयार होगा आपका। आपकी स्टडी नए छात्रों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन में आप अपने स्टडी पेपर को भेज सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक बात का उदाहरण आपके सामने देता हूं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की एक बीमारी थी। 1977-78 में बीमारी वहां देखने को मिली। हर वर्ष वहां से प्रारंभ होते होते ये सहारनपुर तक, पूरे नेपाल की तराई के बेल्ट में पूरे होते होते वहां तक पहुंच गई थी। और 1200 से लेके 1500 मौत प्रतिवर्ष होती थी। बहुत खराब स्थिति होती थी। मैं 1998 में सांसद बना, तो मेरी नियति थी, संसद चलता था तो पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाता था, जब संसद नहीं चलती थी तो सड़क पे आंदोलन करता था। लेकिन 17 में मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो मैंने कहा भी अब तो ना मैं उठा सकता हूं ना आंदोलन ही कर सकता हूं, तो अब मुझे इसके लिए लड़ना होगा। तो हमने स्वास्थ्य विभाग के को नोडल विभाग बना करके एक अंतर विभागीय समन्वय, क्योंकि तब तक मेरे पास अनुभव भी हो गया था, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन भी इसकी प्रारंभ करा दी थी। रिजल्ट जहां के तहां थे। बैक्टीरिया ने अपना वायरस ने अपना नेचर चेंज कर लिया था। और उसके बाद हम लोग लगातार कार्य करते। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा था, इस महामारी में हमें बचाव के साथ साथ यहाँ पे उपचार दोनों को एक साथ लागू करना होगा। और तब मैंने 12-13 विभागों को मिलाकर के एक अंतर विभागीय समन्वय तैयार किया था, टीम गठित की थी और एक साथ कार्यक्रम चलाए। आज भी स्वास्थ्य विभाग उस कार्यक्रम को चला रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17-18 में हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया। अगले 4 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह हम नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। अब मैं गोरखपुर में जाता हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाता हूँ, आज वहाँ पे इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट नहीं देखने को मिलते। आज कोई पेशेंट नहीं है। नहीं तो जुलाई से लेकर नवंबर तक कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच,
श्रावस्ती, आपके लखीमपुर खीरी होते हुए, पीलीभीत होते हुए सहारनपुर तक भय और दहशत का माहौल होता था। भय और दहशत का माहौल होता था। पता नहीं कौन बच्चा, 1 से 15 वर्ष तक का कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए, कोई भरोसा नहीं था। और आज एक निश्चिंतता है। सरकार ने स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर किया, स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, अन्य सुविधाएं भी दी। लेकिन बचाव के लिए किए गए प्रयास, आज उसके परिणाम हम सबके सामने, और अंतर विभागीय समन्वय कैसे उसमें बेहतर है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, डॉक्टर उपचार तो करते थे गोरखपुर में, पूरा ईस्टर्न यूपी गोरखपुर के ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आते थे उपचार कराने के लिए, लेकिन इस पे कोई स्टडी पेपर किसी भी डॉक्टर ने तैयार नहीं किया, किसी ने नहीं तैयार किया। आपके पास एक अवसर है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। अभी से हम प्रोजेक्ट अपना तैयार करने की अपनी तैयारी करें। दोनों फैकल्टी मेंबर के लिए भी आवश्यक है, स्टूडेंट के लिए भी आवश्यक है। यूजी, पीजी या सुपर स्पेशलिटी में जो भी लोग यहाँ पे एमसीएस में भी या डीएम की पढ़ाई आगे आने वाले समय में होगी, तो इन सभी के लिए भी आपके लिए भी तैयारी होनी चाहिए, कैसे आपको इस सफलतम कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और यह आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह आपके लिए नहीं, मानवता के लिए उपयोगी होगा। दुनिया के अंदर आज इसकी आवश्यकता है। इस पूरे एशिया क्षेत्र रीजन में ही नहीं, बल्कि हम दुनिया के उन देशों में जिसको आप तीसरी दुनिया के लोग कहते हैं, इस रूप में आज भी वे लोग जीने के लिए मजबूर हैं। आपका यह शोध उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, शेष मानवता के लिए उपयोगी हो सकता है। और इस दिशा में एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में हमें प्रयास प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि ये पक्ष हमारा छोड़, जबकि डाटा आपके पास मौजूद है। पूरी लड़ाई तो इस समय डाटा की चल रही दुनिया में। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लड़ाई, ये जो आपको ये जो फ्री में कॉल की सुविधा मिल रही है, हम लोग खुश हो जाते हैं इसी में कि चलिए फ्री में आउट गोइंग और इनकमिंग दोनों फ्री में है। लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप जितनी बार कॉल करेंगे सारे डाटा तो कैप्चर हो रहे हैं उसके पास, और उसी को बेचने का काम करता है। उसी से पता लग जाता है आपकी रुचि किस विषय पे, आप क्या करना चाहते हैं, और उसी में दुनिया भर की कंपनियां कार्य करते हुए उसी प्रकार का एड तैयार करके फिर अपना मार्केट करके दुनिया के अंदर सबसे धनी लोगों की श्रेणी में खड़े हो गए। हम लोग ये मानते हैं कि हमें तो फ्री में मिल गया, लेकिन हम उनके लिए मार्केट बन गए। हमें इन बातों को जरूर ध्यान रखना होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे जहाँ इस मेडिकल कॉलेज, इस सुपर स्पेशलिटी के नए हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है, वहीं साथ ही साथ यहाँ के नवनियुक्त कार्मिकों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। नियुक्ति पत्र में मैं देख रहा था, देश के अलग अलग क्षेत्रों से भी लोग आए, अच्छे लोग आएंगे, कार्य करेंगे, अपने स्किल को यहाँ के स्केल के साथ जोड़ेंगे, उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। एक अच्छा प्रयास है। मैं विश्वविद्यालय को इस अच्छे प्रयास के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पे जनपद में हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो विकास के कार्य स्वीकृत कराए थे, उनका भी आज यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसमें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं, हर घर नल की योजना से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, और अन्य तमाम प्रोजेक्ट भी हैं। मैं इसके लिए जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इटावा वासियों के लिए इसके लिए भी हृदय से बधाई देता हूँ कि वे सभी इसका लाभ प्राप्त करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यहाँ पर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप बेहतरीन स्वास्थ्य का एक केंद्र बने। हमें यहाँ कैंपस में, मैं एक अपील जरूर यहाँ के जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, आचार्य हैं, उन सब से मैं इस बात के लिए अपील करूंगा, पेशेंट को सीमित न रखें कि मैं 5 ही पेशेंट देखूंगा या 10 ही देखूंगा।
जितने आप हैं सबको देखिए, हर व्यक्ति एक नया अनुभव आपको देगा, एक नया आपके लिए रुचि। और पेशेंट देखते समय अपने तनाव को दूर करके जाइए, एकदम तनाव मुक्त होकर के देखिए, परिणाम बेहतर आप दे पाएंगे। अच्छे खुशहाल माहौल में आपको इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, बेहतर परिणाम आप देने में सफल होंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके आशीष वचन निश्चित ही हमारे लिए स्वर्ण हैं। कथन वचन से प्रीति कर जो मुखरित हो संत, कथन वचन से प्रीति कर जो मुखरित हो संत, धन्य श्रोतागण हो उठे, धन्य हो उठा मंच। कार्यक्रम को समापन की दिशा देते हुए प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग आदरणीय श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी से अनुरोध है कि वे आभार संभाषण हेतु मंच पर आएं। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भवन के लोकार्पण, नवनियुक्त शैक्षणिक कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण और जनपद इटावा के अन्य लोकहित और जनहित के परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम में अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकाल कर पधारने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरी आशा है कि उनकी गरिमा में उपस्थिति और वक्तव्य से विश्वविद्यालय के प्रशासन, शिक्षकों और विद्यार्थियों को नया उत्साह मिला होगा। मैं इस उपलक्ष्य पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका नेतृत्व और मार्गनिर्देशन विश्वविद्यालय और विभाग को आगे मिलता रहेगा। मैं माननीय राज्य मंत्री जी को आभार करता हूं कि वो यहाँ आए और अपनी गरिमा में उपस्थिति से कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। मैं इस उपलक्ष्य पर उपस्थित माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों, मीडिया बंधु सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों की सराहना करते हुए इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं नवनियुक्त गैर शैक्षणिक अधिकारियों कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति पर बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में वो अपनी पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत से जनता को अपनी सेवा देंगे। अंत में मैं शासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में और अधिक तत्परता से जनता की चिकित्सा सेवा की दिशा में, उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा की दिशा में और ज्ञान सृजन और शोध की दिशा में आगे कार्य करता रहेगा। मैं विश्वविद्यालय के फैकल्टी और शिक्षकों से ये अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में इस दिशा में वो कार्य करेंगे और आने वाले दिनों में साथ के चिकित्सा स्वास्थ्य के अपने जो छोटे भाई हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और इनके हैंड होल्डिंग में भी काम करेंगे ताकि जनता आपके विश्वविद्यालय में आने से पहले अपने पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महोदय। इस प्रकार आज का यह दिन उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथिगणों का अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखा रहे हैं मीनाक्षीपुरम मंदिर के हैं। दक्षिण भारत के बहुत सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है मीनाक्षीपुरम मंदिर और मदुरै में है। जैसा मैंने बताया, तमिलनाडु स्थित ये मां मीनाक्षी देवी का ये मंदिर विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यहां की खूबसूरत और महीन शिल्पकारी ने इसे दुनिया के विशिष्ट जो स्थान हैं उनमें स्थान दिलाया है। और दरअसल मुख्य रूप से पार्वती जी को, मां पार्वती को समर्पित है ये मंदिर, जिन्हें मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है।
देवी पार्वती के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है ये मीनाक्षी मंदिर, जिसे प्राचीन वेगई नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु अपनी यात्रा के दौरान यहां पर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना की है। ये जो मंदिर है मीनाक्षीपुरम, जहां पर पीएम पूजा करते हुए दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जहां पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं, इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह 3500 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है और ये भारत के उन मंदिरों में इसकी गिनती होती है जहां जो सबसे, एक तरह से कह सकते हैं, सबसे जो संपन्न मंदिर हैं उनमें इसको माना जाता है। लेकिन साथ साथ इस मंदिर की जो स्थापत्य कला है, वास्तु कला है, वो भी बहुत खूबसूरत है, देखते ही बनती है। तमिल साहित्य में कई मंदिर हैं, कई कहानियां हैं जिसमें इस मंदिर का जिक्र है। मदुरै का मीनाक्षीपुरम मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षीपुरम मंदिर। 2 दिन का दौरा प्रधानमंत्री का दक्षिण भारत का, केरल और अब तमिलनाडु, और कार्यक्रम आज के उनका जो अंतिम कार्यक्रम मदुरै में मीनाक्षीपुरम मंदिर में पूजा अर्चना। ये मीनाक्षीपुरम मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था और मंदिर में 8 खंभों पर लक्ष्मी जी की मूर्तियां बनी हैं। इन खंभों पर भगवान शिव की पौराणिक कथाएं भी लिखी गई हैं। मीनाक्षीपुरम मंदिर के परिसर में एक पवित्र सरोवर भी है जो 165 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने के बाद मंदिर से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दृश्य जो हैं मदुरै के हैं, मीनाक्षीपुरम मंदिर के हैं। इस मंदिर में एक खास बात यह भी है कि इसमें भगवान शंकर की पौराणिक कथाएं जो हैं वो अंकित हैं, उत्कीर्ण हैं मूर्तियों के रूप में। और मीनाक्षीपुरम मंदिर मीनाक्षी या मछली की आकार की आंख वाली देवी को समर्पित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मदुरै का मीनाक्षीपुरम मंदिर मां पार्वती को समर्पित और मां पार्वती का ही नाम मीनाक्षी है और इसीलिए